इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अमजद बुखारी और आप हमें देख रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं हम आपको। ये इलेक्शन 2024 हो रहे हैं, किस हल्के से कौन उम्मीदवार है, क्या सूरत हाल है, इलेक्शन की सरगर्मियाँ क्या हैं, होने क्या जा रहा है, इलेक्शन के बाद क्या नताइज होंगे और क्या सूरत हाल बनेगी। ये सारा कुछ मौज़ूआत हैं जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी एक तवील ट्रांसमिशन है जिसको आप देख रहे हैं और हम मेहमान और तजियाकार थोड़े बदलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस हल्के में क्या होने जा रहा है। इस सेगमेंट में हम NA 151 और उसके जो ज़ैली हल्के हैं, सूबाई हल्के, उनको भी डिस्कस करेंगे और आपको और भी बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको भी बताता चलूँ, उनके बारे में आपको, आपके पास ये आगाही हो और उनसे क्या पूछेंगे ये भी बताता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब, तजिया निगार हैं, इस खित्ते की सियासत को बड़ी गहरी नज़र से जानते हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके ख्याल में क्या कुछ हो रहा है और ये जो सियासत है क्या रुख अख्तियार कर रही है। दूसरे मेहमान बाबर खाकान गलज़ई साहब, आप तजिया करते हैं, इस खित्ते को बड़ी गहरी नज़र से जानते हैं, बाहर भी बड़ा वक्त गुजारते हैं। उनसे हम ज़रा कंपैरिजन करेंगे कि बाहर के इंतखाबात और पाकिस्तान के इंतखाबात में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। तीसरे मेहमान माहर इमरान नवाज़ साहब मौजूद हैं, आप हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उनसे एक मुख्तलिफ मौजू हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछली दफ़ा बड़ा जब इलेक्शन हुआ तो बड़ा शोर मचा कि RTS बैठ गया है, RTS क्या था, कैसे बैठ गया और वाकई बैठा था नहीं बैठा था, और इस दफ़ा क्या हो रहा है। इस दफ़ा RTS की जगह जो है वो एक और निज़ाम ने ली है और वो निज़ाम क्या है और वो किस तरह जो है नताइज ट्रांसफ़र होंगे। RTS भी वो रिज़ल्ट ट्रांसफॉर्मेशन का निज़ाम था, ट्रांसफरिंग का सिस्टम था, और ये जो नया निज़ाम है ये क्या है और इसमें क्या खामियां हैं, खूबियां हैं और ये किस तरह हमें रिज़ल्ट जो है पहुँचेंगे, बर वक्त पहुँचेंगे। ये इनसे जानने के बड़ा दिलचस्प मौजू है। खालिद बेग साहब क्या हाल है आपके? ठीक है। इलेक्शन हो रहे हैं, वो जो गहमा गहमी है वो नज़र नहीं आ रही, क्या इलेक्शन बन रही है? गहमा गहमी जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि ऊपर तले जिस तरह के मामला चलते रहे हैं और जिस तरीके के लोगों के अंदर एक मायूसी और वो अच्छा, पहले ही लोग शकूक का शिकार हो गए ना कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं। उसमें सिर्फ लोग नहीं हुए, उसमें जो वो तबका जो इलेक्शन हमेशा लड़ता रहा है और मौसर कैंडिडेट भी, वो भी शकूक शबात का शिकार थे कि पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं। हालांकि नजर आ रहा था कि जिस तरीके से इलेक्शन तो होने और जिस वक्त चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने कह दिया कि ये पत्थर पे लकीर है, तो उसके बाद तो फिर शक नहीं होना चाहिए था। इस दौरान तैयारी में ताखीर हो गई, इसलिए तैयारी में भी ताखीर हो गई एक। और दूसरा ये है कि अब जो कैंडिडेट थे उनके लिए भी मुश्किल हो गया कि एक जमात जो थी उसके लिए अपना 9 मई के बाद जो है वो उसके लिए मुश्किलात पैदा हुई। और फिर उनके जो उम्मीदवारान थे बहुत सारे जो है उन्होंने फिर देखा कि हमारे लिए PTI में रहते हुए जो है इलेक्शन लड़ना शायद मुश्किल हो जाए, तो उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। उसमें इलेक्टेबल तो हैं ही जिनको जो फसली बटेरे हैं जो हर इलेक्शन में अपनी कमोबेश हर इलेक्शन में होता ही है, लेकिन इस दफा जो है वो लगी रहती है। वो इलेक्टेबल, वो सारी सियासी जमातें जो कहती हैं कि जी हम किसी सूरत में दूसरी जमात से आने वाले को नहीं लेंगे, लेकिन वो सिर्फ वो कहते हैं कि ये भी हमारा सियासी बयान होता है। ये भी ध्यान में रखिए कि एक सियासतदान वो कहते हैं कि चूंकि हम सियासतदान हैं लिहाजा वो कहते हैं कि हमारी बात पे एतबार वैसे ये ठीक है या नहीं लेना चाहिए भाई? आखिर वो किधर जाएंगे अगर ये बाहर के इंतखाबात में क्या इसी तरह इलेक्शन में पार्टियां लोग बदलते रहते हैं या नहीं, जिस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं बस वो उसी के साथ ही चलते हैं? डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ना हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ठीक है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं वो रिगरस प्रोसेस के बाद जमात का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद वो जमात के प्लेटफॉर्म से हिल नहीं सकते। अच्छा, ऐसे नहीं कि बस वो ऐलान कर दिया जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं इस पार्टी में शामिल हो गया हूँ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि क्योंकि सिस्टम बहुत अरसे से इन मोशन है और फिर वो जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे एक दफ़ा पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, अगर वो डिफेक्ट करता है अपनी पार्टी से, कोई भी रुकने पार्लियामेंट है, MP है या MMP है, तो MPP है, वो फिर अगली इलेक्शंस के अंदर वो फौरी तौर पे वोट आउट हो जाते हैं। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कनाडा के अंदर मिसिसागा एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सिटीज़ है। वहाँ पे एक पाकिस्तानी निजाद कैनेडियन है, खालिद साहब उनका नाम था। उन्होंने एक इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो से डिफेक्ट करके वो जो दूसरी पार्टी है उसके लिए उन्होंने वोट किया। राइट आफ्टर 8 मंथ्स इलेक्शंस हुए और वो बंदा पिछले 3 साल से मुसलसल लिबरल पार्टी की तरफ से जीत रहा था। नेक्स्ट इलेक्शन में आफ्टर डिफेक्ट करने के ही गॉट 0 वोट्स, ही वाज वोटेड आउट completely
ही वाज रब्ड आउट ऑफ द अच्छा, पॉलिटिकल। ये तो वोटर ने रिजेक्ट किया ना, ये वोटर सिस्टम की बात है ना सर, यहाँ पे तो ये सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है वक्त गुजरने के साथ साथ, या तालीम या कोई मुल्की निज़ाम जो है वो जकड़ता है लोगों को, बनता कैसे है? जी डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। आप तो इन चीज़ों पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, आपको पता है। वहाँ पे एक तो कानून की पासदारी किसी एक का खासा नहीं है, मतलब कोई किसी की मिरास नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कानून हर किसी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। सो जो पावरफुल हैं, दे कैन मैनिपुलेट द लॉ, दे कैन इंटरप्रेट द लॉ अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टांसेस। वहाँ पे लॉ की इंटरप्रिटेशन इज वन एंड द सेम फॉर एवरीवन। ठीक है। सो नोबडी इज अबव द लॉ। सेकेंडली, वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे अवेयरनेस ड्यू टू द एजुकेशन एंड रिगरस इलेक्शन सिस्टम्स। और थर्ड बात यह है कि वहाँ पे एक सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के ऊपर जो अमल करने का एक वो आप कह लीजिए कि तरीका बन गया। बैरियर जो है वो मौजूद है, हर आदमी उसको महसूस कर रहा होता है। वो उससे आगे जा नहीं सकता बिकॉज पीपल रिजेक्ट देम। सो फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पे डिफेक्टो। लेकिन ये हम इस मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे? मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें उसके लिए वक्त चाहिए, वो कानून में बेहतरी लाना पड़ेगी, होगा क्या? सर, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में हर तरह का कानून मौजूद है जो किसी भी दूसरी दुनिया के कानून पे अमल दरामद नहीं है, वो लाना पड़ेगा। उनकी अमल दरामद पहली बात, दूसरी बात एजुकेशन, और तीसरी बात दी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एंड पीपल्स अवेयरनेस कि हम जिन लोगों को चुन रहे हैं, क्या उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए काम किया? यहाँ पे लोगों का नजर सिर्फ एक नाली है, सड़क है। जी, मैं जरा मार साहब को शामिल कर लूँ, हम तीसरे मेहमान मौजूद हैं, फिर इस पे डिबेट करते हैं। मार साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन का नताइज आपने देने हैं? बिल्कुल बुखारी साहब, बड़ी जो अहम ये इलेक्शन है, और शुरू से ये इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ तो इस पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। अब इस मरतबा ये इलेक्शन डिफरेंट इसलिए भी है कि सोशल मीडिया बढ़ता हुआ इसका इस्तेमाल, और ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक लम्हा, एक एक पोलिंग स्टेशन, एक एक वोटर की जो डिटेल है वो तकरीबन सोशल मीडिया पे अपलोड मौजूद है। हर बंदा जो है वो अपना इवेल्यूएट भी कर सकता है, उसको पता है। ये बताइएगा कि पिछले इलेक्शन में एक नया तजर्बा किया गया था, रिज़ल्ट ट्रांसफ़र सिस्टम, जिसको हमने RTS का नाम दिया, वो बनाया गया। और ये था कि जी फौरी तौर पर रिज़ल्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे कर देगा, फॉर्म 45 जो है वो वहाँ पहुँच जाएगा। पहुँचता रहा, फिर अचानक पता लगा कि जी RTS बैठ गया और रिजल्ट नहीं पहुँच सके, और फिर वो ओवरलोड होने की वजह से अब इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने EMS बनाया है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये EMS क्या है, इसके बारे में ज़रा मैं बताइए। अच्छा बुखारी साहब, इसमें बताते चलें कि जो RTS रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था वो इसलिए था कि एक एक वो गिन के जितने वोट होते थे और फिर वो एक पेज पे लिखते थे, फॉर्म 45 उस पेज को कहते हैं। ठीक है। और वो पहुंचाया जाता था, फिर जो है बताया जाता था। तो उन्होंने कहा इसके लिए 2-2 दिन भी, आपको याद होगा कि जो रिजल्ट थे 3 दिन तक जो पिछले इलेक्शंस में जो है वो बाद आते होते थे, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन कमीशन में वो नहीं पहुंचते थे। उसके लिए RTS का जो सिस्टम निकाला था, पिछली मरतबा वो फ्लॉप हुआ। शुरू में 1 घंटा, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट तक वो फॉर्म 45 अपलोड होते गए, उसके बाद वो पता चला सिस्टम बैठ गया। और उस इलेक्शन को, उन इंतखाबात को मैंने खुद कवर किया था और मैं वहाँ पे मौजूद भी था। इस मरतबा ये जो EMS की बात आप कर रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इसको कह रहे हैं, इसको कहते हैं। एक निजी कंपनी से तकरीबन 33 करोड़ रुपए का ये सॉफ्टवेयर है वो बनवाया गया है। इसकी ये खसूसियत जो है वो ये है कि इसमें आपको इंटरनेट, पिछली मरतबा नेट सिस्टम की वजह से ये बैठ गया था, कुछ इलाकों में वो इंटरनेट नहीं था, कुछ इलाकों में वो ये भी सूरत हाल सामने आ रही थी कि हैक कर लिया गया है और इस तरह की बातें थी। तो अब ये जो है इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा तौर पर जो है इसका, और निगरान वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन ने इनका ऐलान किया है कि इसको ना कोई हैक कर सकता है। और ये शफाफ इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा निज़ाम तो वही हो गया राजी तक। देखिए सर, इसमें अलग, अच्छा ये देखे ना, प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आपने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन आपने उसके लिए इंटरनेट प्रोवाइड करना है ना जी। बिल्कुल। अच्छा, अब वो जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर है वहाँ पर ज़ाहिर है नेट स्ट्रांग होगा, जहाँ नहीं है वाईफाई के ज़रिए ले ले होंगे, नहीं तो फिर वो रूटीन का जो अंदाज अपनाएंगे तो खराबी वहाँ होगी। उसको किस तरह बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान में 9 लाख लोगों को ये जो EMS है उनके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया गया। इसका फ़ायदा ये होगा, आप जिस तरह इंटरनेट कह रहे हैं, अगर जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, जिस RO के पास अगर ये नेट नहीं है
तो वहाँ पे भी ये अपलोड फॉर्म हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की ये खसूसियत है कि बगैर नेट के ये अपलोड हो जाएगा, लेकिन जहाँ अगर जिस जगह नेट नहीं आ रहा तो उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आरओ के ऑफिस में हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा माजी की निस्बत या देर से मिलेगा, क्या लगता है? सर इस मरतबा जल्दी मिलेगा, ये ऐलान तो किए जा रहे हैं, अब तो ये मौके पे देखें। ये भी पूछूंगा कि ये रिजल्ट हम इकट्ठा कैसे करते हैं, लोगों को भी तो बताएं ना हम कि आखिर ये हम रिजल्ट कैसे कंपाइल करते हैं। एक तरफ इदारे कंपाइल कर रहे होते हैं, दूसरी तो मीडिया भी दिखा रहा होता है कि ये रिजल्ट आ रहा है, उसको हम कंपाइल कैसे कर रहे होते हैं बाद में पूछूंगा, सोच लें। बेग साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये हमारे निज़ाम की बिल्कुल हमारे ये साथी इन्होंने बाबर खाकान साहब ने जिस वक्त बात की कि कनाडा के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर इलेक्शन में किस तरीके से जो है वो पाबंदियाँ होती हैं और वहाँ हर शहरी ही वोटर ही नहीं बल्कि जो कैंडिडेट हैं वो भी उसकी पासदारी करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ नहीं ज़ाहिर है उसकी वजह ये उसके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जेब में पैसे चाहिए, जी ये सारी चीजें मिला के बनाया जाता है। जमहूरी निज़ाम के अंदर जो इलेक्शन लड़ना चाहे और वो भी एक पसमानदा मुल्क का नुमाइंदा जो है सिर्फ वही लड़ सके जिसके पास करोड़ों रुपए खरबों रुपए मौजूद हैं, अरबों रुपए मौजूद हैं। इस वक्त जो तखमीना लगाया जा रहा है कि वो एक MNA का जो खर्चा है एक MNA की कॉन्सिक्वेंसी में वो तकरीबन 20 से 30 करोड़ के दरमियान है। अब वो डिपेंड करता है कि वो इलाका कौन सा है और वहाँ उसके कितने अखराजात होते हैं। अगर सस्ते में भी हो जाए तो वो 20 करोड़ जो है कहीं नहीं गए। अब एक जो भले मानस आदमी है, तो ये कारोबार हो गया ना जी। जी बिल्कुल कारोबार इन्वेस्टमेंट की है। देखिए आप यहाँ पे बाबर साहब से पूछूं कि जी बाबर साहब ये बताइएगा कि ये बाहर भी ऐसा होता है कि आपके पास 15-20 करोड़ रुपए हों तब आप इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे या ऐसा नहीं है कुछ? डॉक्टर साहब वहाँ पे तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऑल द पीपल हु हैड बीन विद द पार्टी, वहाँ पे पार्टी फंडिंग करती है, कोई कैंडिडेट पर्सनल खर्चा कर नहीं सकता है। अच्छा, पार्टी की बेस के ऊपर कैंपेन चलती है। गरीब अमीर सारे जो कैपेबल है इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैंने 2 इलेक्शंस में जब लास्ट टाइम मैं इलेक्शंस के दरमियान में वहाँ पे था, मैंने वोटिंग की। वहाँ पे टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव टाउन हॉल में ऐसे 4 कैंडिडेट्स आके बैठते हैं, अपनी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी की जितने भी वो तरक्याती काम हैं और साथ में उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र करते हैं और साथ में फ्यूचर प्लान देते हैं। वो 5 to 10 ईयर्स का फ्यूचर प्लान देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कैंडिडेट्स के पास ऐसी चीज़ है ही नहीं। सियासी जमातों को मजबूत करना होगा। मतलब देखिए ना, आखिर हमने लामहला सफ़र तो इसी तरफ करना है ना। जहाँ अगर मगरबी जमहूरियत जिसको हम फॉलो कर रहे हैं जी, उस निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें उसका जो तरीकाकार है उसको भी अडॉप्ट करना होगा ना। डॉक्टर साहब इसके लिए इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। जब तक आप ये नेपोटिज्म को और ये जो अपॉर्चुनिज्म है इसको अपने सिस्टम से नहीं निकालेंगे, आप कभी भी इस गर्दाब से नहीं निकल सकते हैं। सियासी निज़ाम को मजबूत करने का सिर्फ एक और वाहिद रास्ता है कि पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके पास मैनिफेस्टो एक लॉन्ग टर्म बेस्ड और शॉर्ट टर्म बेस्ड मैनिफेस्टो होना चाहिए। इतनी तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो हमारे यहाँ, इतनी तवील लिस्ट है, वो 150 हमने इलेक्शन सिंबल अलाट किए हैं सियासी जमातों को और इससे ज़्यादा जो है वो अलाट किए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग इस चीज़, वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं बट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर वेरी लो। रीज़न बीइंग इज कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग हैं और उनका मैनिफेस्टो और उनके पास जो प्रोग्राम है वही वोटर को अपील करेगा ना। हमारे यहाँ तो मैनिफेस्टो का अव्वल तो किसी कैंडिडेट को पता नहीं है तो व्हाट इज द मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सेकेंडली, दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो एज यू नो एज इन द प्रेजेंट केस। अगर आप देखिए तो हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास पेश करने के लिए क्या है? पेश करने के लिए ये है कि जी आपका बिल कम कर दिया जाएगा, आपको गैस मुहैया की जाएगी। These are unfortunately these are false claims which are made by senior politicians which are against the reality. ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक है ना जी, जो जिस मामले में फंसे हुए लोग उसी की जो है वो उनका सोल्यूशन बताएंगे तो जाहिर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मार साहब ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें हम कोई अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। इस वक्त भी 550-600 अरब रुपए की एक्टिविटी है। गरीब मुल्क जो है इतना बड़ा बोझ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम मोबाइल पे हर बंदे को जो है ना इलेक्शन डे पे जो है मैसेज आ जाएगा जी इसमें से आप चूज़ करें और आप क्लिक कर दें बस कि मेरा ये वोटर है, चलते फिरते, ना कोई छुट्टी की ज़रूरत है, ना 6-6, 8-8 छुट्टियों की ज़रूरत है और ना ये सामान भेजने की। इस पर कभी इलेक्शन कमीशन ने सोचा नहीं? सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अब देख रहे होते हैं कि जब किसी पोलिंग के बाहर
ये मालूम होता है कि उन्होंने इलेक्शन जो उनके शनाख्ती कार्ड हैं वो छीन लिए हैं वोटर्स के, और ये खुद अंगूठे लगा रहे हैं। इस तरह है जो तो अगर ये मोबाइल की बात है तो फिर हम किस तरह, आजकल जो हैकर्स हैं आपको पता है कि हमारे जो बड़ी बड़ी जो कौमी नेशनल असेंबली मार सब हैकर्स हैं तो उनका तोड़ भी तो वैसे ही है ना। मतलब ये तो नहीं है कि हैकर्स, अब देखें ना बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है दुनिया भर में, आईटी का निज़ाम चल रहा है, हैकर के खौफ से बैंक तो बंद ही हो गए। बेग साहब ये होना तो ऐसे ही चाहिए क्या? अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम इतनी बड़ी एक्टिविटी पता नहीं है अब कब तक चलाते रहेंगे। नहीं, उसमें ऐसा है कि वो जो मुआशरे हैं उनमें विल है, उसकी वजह ये कि उनके जो सियासतदान हैं या जो उनके नुमाइंदगान हैं वो बाकायदा वो जानते हैं कि हमने अवाम नास के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा करनी हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन का सिस्टम है वगैरह, बात यह है कि जिस वक्त हमारी किसी सियासी जमात के अंदर जब तक ये खानगायत मौजूद है, मौरूसियत मौजूद है, आप देख लीजिए जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो वन मन शो है। मतलब है कि उसका जो मेन लीडर है अगर उसे निकाल दे तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो फिर जिस वक्त कोई भी जमहूरी पार्टी उसके अंदर इस हद तक मौरूसियत हो जो कि जमहूरियत की ज़िद है, तो फिर ये यूरोपियन जमहूरियत जिसको हम फॉलो करते हैं और उसकी मिसालें देते हैं और उसको हम बड़ा आइडियल समझ के और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी फ्रॉड है। ये हमारा अपना जमहूरी निज़ाम। आगे चलते हैं। अब जरा 151 का मैंने जिक्र किया था, उस पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं छोटी सी ना। देखिए ताकि मैं जरा थोड़ा सा बता दूं कि NA-151 है क्या और इसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं। NA-151 जो है मुल्तान का एक ऐसा हलका है जिसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा शहर का और बाकी मज़ाफ़ाती दही इलाके पर मुश्तमिल है। मखदूम रशीद नीम शहरी है। और यहाँ पर जो है नाजरीन भी सुन रहे हैं, उनको बताते चलें कि जी किसी ज़माने ये यहाँ पर मखदूम जावेद हाशमी जिनकी आज भी रिहाइश का वहीं है और उनकी जो है दरबार उसके गद्दी नशीन है वो भी वहीं मौजूद है, और मखदूम शाह महमूद कुरैशी ये आमने सामने इसी हलके से होते थे और ये जो है एक दूसरे के राइवल वहाँ से हुए, सियासी राइवल। तो 2002 का इलेक्शन लड़ा इन्होंने यहाँ से, मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने वो इलेक्शन जीता था। और फिर बाद में हमने ये देखा कि ये जो हलका है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी या उनके फैमिली का कोई बंदा और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली का कोई बंदा इस हलके में उम्मीदवार बन गया। और एक और फैक्टर जो है 2012 में सामने आया, वो अब्दुल गफ़ार डोगर यहाँ से उभर के सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए। लेकिन आज भी इस हलके में बराह रास्त गिलानी और कुरैशी ख़ानदान बराह रास्त आमने सामने हैं। इस वक्त जो है आप के लिए बड़ा हैरान कुन होगा ये मुकाबला, और आप इसके नताइज भी यकीनन जानना चाहेंगे गौर से जब इलेक्शन के नताइज आएंगे कि यहाँ मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा है उनकी साहबजादी महर बानो कुरैशी उम्मीदवार हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ये कुरैशी और गिलानी ख़ानदान बराह रास्त सामने सामने हैं इस हल्के से, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब्दुल गफ़ार डोगर जो है यहाँ से उम्मीदवार है। यह मुल्तान ज़िले में जमात इस्लामी ने, TLP ने भी तकरीबन तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े किए हैं, और JUIFA के भी मुख्तलिफ़ हलकों से उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। और हमने माजी में देखा कि अब्दुल गफ़ार डोगर भी यहाँ से जीतते रहे। 2012 से ये सैयद अली मूसा गिलानी और अब्दुल गफ़ार डोगर जो है इस हलके से आए हैं। शाह महमूद कुरैशी भी इस हलके से जीतते रहे, अब्दुल गफ़ार डोगर भी जीतते रहे, सैयद अली मूसा गिलानी भी जीतते रहे। अब जो है ये बड़ा डिफरेंट सा मुकाबला है, इस पर जो है मैं राय लेता हूँ। खालिद बेग साहब, ये ऐसा हल्का है जैसे हम कहते हैं ना कुरैशी गिलानी का जो है ना, ये बराह रास्त जो है कन्फ्रंटेशन। एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मुल्तान के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में या सरबराही में पीपल्स पार्टी ने काफ़ी गेन किया है। ये उनके बराह रास्त जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, सारे नीम शहरी इलाके जो हैं, वहाँ बिरादरियों से रब्ता उसकी बुनियादी वजह है, जिसमें अगर आप 151 से हट कर भी बात करें तो इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी की अपनी पोजीशन भी बेहतर है, जो पब्लिक की एक आ रही है, पल्स आ रही है। और फिर शुजाबाद के इलाके में, जलालपुर के इलाके में, उस इलाके में अब्दुल कादिर, मैं वैसे ही आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम जरा अपनी पोजीशन की बात कर लेते हैं। हमारी पोजीशन ये है कि हमने ब्रेक लेनी है। जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ माहिरीन तजियाकार मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है।
बेग साहब, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये NA-151 जो है ऐसा हल्का है जहाँ गिलानी कुरैशी आमने सामने है। उसमें जिक्र मैं कर रहा था गिलानी साहब की, यूसुफ गिलानी साहब के जो पर्सनल एफर्ट्स हैं, अब वो उनके फलावरी का जो है वक्त आ गया है। जो आपने जिस हल्के की बात की उसमें शहर का हल्का कम है और जो नीम शहरी इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर पुरानी आबादियाँ आबाद हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मेहर बानो कुरैशी जो हैं, क्या काम किए जिसका फ्रूट के वक्त आ गया। देखिए आप ये देख ली कि उस हल्के में तो NA-151 में तो वो जो एक सड़क थी वो नहीं बन सकी, जो कादरपुर रावा वाली सड़क थी, और ये जो टाटेपुर वाली सड़क थी, वो बेचारे लोग वहाँ खजल खार हो गए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद जो है यूसुफ गिलानी ने अपनी वजारत उस्मा के दौर में बहरहाल मुल्तान में डेवलपमेंट तो काफ़ी की। मुल्तान की डेवलपमेंट N-151 लेकिन अली मूसा गिलानी। अच्छा जी, अगर आप ये बात करते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब या मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आपने समरात की बात की, मैंने कभी वो समर किस चीज़ का, किस चीज़ का लगाया जिसका समर आएगा। समर इस बात का है कि वो जो उन्होंने राब्ते रखे हुए हैं, वो जो खुद लोगों से जाके मिलते रहे हैं, बिरादरियों के साथ बैठ के बातचीत करते रहे हैं, ये उसके समरात हैं। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट तो इस इलाके में किसी ने भी की। आपने जवेद हाशमी का जिक्र किया, सड़क है जी जिसको हम मुल्तान विहाड़ी रोड कहते हैं, जी 2-3 फुट गहरे गड्ढे उस पर बड़ी पड़े हालत हुए हैं, जो उसकी हालत है, और वो 4 दफ़ा उसका संग बुनियाद रखा गया है। पिछली शहबाज शरीफ साहब के दौर से उसका संग बुनियाद रखा जा रहा है, फिर बाद में रखा गया, फिर बुज़दार साहब के दौर में रखा गया, अभी तक वहाँ से गुजरना जो है वो महाल है। बस वो फिर उन लोगों के लिए इस कैफियत में भी आप वोट मांगने जाते हैं तो पता नहीं किस तरह जागे, किस मुंह से आप जागे। लेकिन हमारे यहाँ आपने बात की जिस सोसाइटी की, ये एक ड्रीम है या एक जो पढ़े लिखे सोसाइटी है या जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वहाँ पर तो ये चीज़ जैसे आप फरमा रहे हैं मुमकिन है। हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं ना। हम तो बुत राशते हैं और फिर बुत को पूजा करते हैं और उसी की आप हर खैरात भी उस पर चढ़ाते हैं। बाबर साहब ये बताइएगा कि ये हल्का ऐसा है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी यहाँ से उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, PTI की हिमायत याफ्ता हैं। हमारे यहाँ वैसे भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ख़वातीन का रोल बहुत कम है और जनरल सीट्स पर तो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये एक ऐसा हल्का है, जनूबी पंजाब के होते हुए ऐसा हल्का है जहाँ पर जनरल सीट पर जो है खातून इलेक्शन लड़ रही है। इसको किस नज़र से देखते हैं? और अगर हम मगरब को देखें तो वहाँ ख़वातीन की पार्टिसिपेशन कितनी होती है इलेक्शन प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में? वहाँ पे तो 50-50 पार्टीशन है। कनाडा की बात कर रहा हूँ, अच्छा। US की बात नहीं कर रहा, मैं कैनेडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर बाउंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन अप टू 50%, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बियॉन्ड 40%। हमने 60 सीट्स रख दी हैं ख़वातीन की। ये तो हमने नॉमिनेटेड सीट्स है ना, वो भी वो लोग आ जाते हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, मेरे या आपके जानने वाले रिश्तेदार हैं, उनको वो प्रिविलेज सीट मिल गई, एंड दिस वे दे गेट द रिप्रेजेंटेशन, बट इट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगा। बेग साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि उनके सम्राट का टाइम आ गया है। सम्राट से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि हमारे यहाँ ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी उन्होंने फ़लाँ जगह पे काम कराया, फ़लाँ जगह पे काम कराया, उनकी मेहरबानी है। इट इज़ नॉट देयर मेहरबानी एट ऑल। अपनी जेब से तो कोई भी नहीं करवा रहा। इट्स द पब्लिक मनी व्हिच इज स्पेंट ऑन द पब्लिक, सो नोबडी शुड बी टेकिंग एडवांटेज आउट ऑफ इट। इट इज डन फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, आउट ऑफ द पब्लिक मनी। So why it is being associated with somebody? आप जलसे में खड़े होके इस तरह बांटते हैं जैसे आप जेब से पैसे दे रहे हैं कि ये आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो जितनी भी पब्लिक मनी है उसका इस्तेमाल पब्लिक का हक है, और इन लोगों का काम है कि वहाँ पे जाके हमारी बेहतरी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाएं, और ये इनके लिए कोई तुरा इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई काम नहीं करता है ये तो फिर बहुत बुरी बात है। अब वापस NA की तरफ आते हैं, 51 की तरफ, 151 की तरफ। यहाँ पे मेरा ख्याल, मुझे ऐसे लगता है कि शायद इस दफ़ा बीइंग ए वुमन उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिले, और दूसरा सिंपैथी वोट भी तो कहीं ना कहीं शायद उनको मिल जाए, क्योंकि उनके वालिद साहब ने जो बज़ाहिर एक पॉलिटिकल कुर्बानी दी है। इलेक्शन में क्या होता है, लोग क्या रिस्पांस करते हैं, लेकिन इससे जो वहाँ की बसने वाली ख़वातीन है या जनूब पंजाब में बसने वाली ख़वातीन है, उनके लिए तो इनकरेजमेंट है ना जी। अगर कोई खातून पॉलिटिक्स में आती है, जिस तरह किसी ज़माने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद से, अगर हम उनकी आमद के ईयर्स का डेटा उठा के देखें तो उसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बढ़ गई थी। बिल्कुल, लोगों को इनकरेजमेंट मिली, ख़वातीन ने आगे आने की कोशिश की। फिर बाद में हमने फिर वो जो रास्ता अडॉप्ट किया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंद किया जाए कि वो जनरल सीट्स पर ख़वातीन को टिकट दें, तो शायद ये रास्ता है कि उनको आगे। एग्जैक्टली, दिस इज़ द वे टू प्रोग्रेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक आप ये देखिए कि हमारा
50% of the population is based on female. आधी वसाइल आपने एक तरफ रख दिए हैं ना, फिर आप आगे उसकी कैसे बढ़ सकते? पार्टिसिपेशन, उसकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं। मार साहब वो हमें बताएं तो सही हमारे नाजरीन को कि हम इलेक्शन उन तक कैसे पहुंचाते हैं रिजल्ट्स बड़ी तेज़ी से। इलेक्शन कमीशन से डेटा लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से डेटा लेते हैं, कैसे हो रहा होता है, या उम्मीदवारों के डेरों से इकट्ठा करते हैं, कैसे हम इकट्ठा कैसे करते हैं? देखें प्रोसेस जो है वो हर मर्तबा जो आपने बताया ये सारे जगहों से इलेक्शन वसूल रिजल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतर और मुसद्दका जो वो होगा, इस मर्तबा DRO ऑफिस में बाकायदा तौर पर ये स्क्रीन है और मीडिया के लिए इंतज़ाम किया गया है। जैसे ही 45 फॉर्म अपलोड होगा वहाँ पे वो शो होगा, वहाँ पे टर्नआउट, वहाँ पे हल्का वाइज पोलिंग स्टेशन वाइज नाम होगा कि इस पोलिंग स्टेशन में इतने वोट इस पार्टी के उम्मीदवार ने इतने हासिल किए। इस तरह से वहाँ जो मीडिया है वो उसको लिख रहा होगा और फिर वो चैनल्स पे चल रहा होगा, वो ऑथेंटिक होगा। बिल्कुल मतलब आप चिल करें, अपना वोट डालें और फिर अपने लिए चाय शाय और खाने खाने का बंदोबस्त करके टीवी के सामने बैठ जाएं। नहीं है कि आपको हम सारे इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचाएंगे, स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो EMS सिस्टम की हम बात कर रहे थे, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें अब मैं आपको बताऊं कि 24 करोड़ जो पर्ची है, जिसमें सूबाई और कौमी असम्बली का जो जिसमें तमाम उम्मीदवार उनके निशान होते हैं, 24 करोड़ छापी गई इतनी बड़ी तादाद में। और 45 फॉर्म की हम बात करें तो जो डाटा ऑपरेटर्स हैं और इलेक्शन कमीशन का एक जो बंदा है, आपको एक उसमें RO के साथ उसको दे दिया गया है। तकरीबन 3600 डाटा ऑपरेटर्स माहिरीन होंगे, इलेक्शन कमीशन उसके साथ नादरा का एक बंदा होगा और 7 हेडिंग ऑफिसर, यानी ये 4 से 5 लोग वो लुक आफ्टर कर रहे होंगे। जैसे ही फॉर्म 45 वो लिखा जाएगा, जिसमें जिस कैंडिडेट का नाम होगा और उसके आगे उनके वोट हासिल करदा होंगे, उस पर पूरा रिजल्ट होगा कि किस कैंडिडेट ने वोट हासिल किए। जब वो अपलोड हो जाएगा फौरी तौर पे बातें बड़ी अहम है, लेकिन ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कौन कौन कहाँ से उम्मीदवार है, इलेक्शन के नताइज किस तरह मुरतब होंगे, ये सारा कुछ बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर जुनैद अनवर। उनसे जानेंगे कि NA 151 के साथ जो है, जो नीचे सूबाई हल्के हैं, उनकी क्या कैफियत है। जुनैद अनवर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये मुझे बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। मुझे बताइएगा कि ये जो NA 151 है, उसके नीचे 219 और 220 दो सूबाई हल्के हैं, यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार मौजूद है और पार्टियों ने अगर इनको टिकट दिया है तो कैसे फैसला किया है? बिल्कुल, NA 151 की बात की जाए तो जो कांटेदार मुकाबला है वो अली मूसा गिलानी और अब्दुल गफ्फार डोगर के माबैन है, जबकि मेहर बानो कुरैशी भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं। आजाद उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ की हिमायत उन्हें हासिल है। ठीक है, 219 की बात करें, बात की जाए तो सबसे पहले अब्दुल गफ्फार डोगर साहब के जो सूबाई विंग है कि सूबाई हल्का 219 के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले डॉक्टर अख्तर मलिक को टिकट दिया, जबकि PP 220 के अंदर पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने वाले राय मनसब अली खान को अपना उम्मीदवार बनाया। जबकि इन दोनों जो उनके विंग्स है, इसके अंदर मुस्लिम लीगी विंग नहीं है। 2018 के अंदर इकबाल सिराज और उसके साथ साथ जो है वो जफर राह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे इन्हीं हल्कों से, मगर उन दोनों को इस हल्के से टिकट नहीं मिला। इसके साथ साथ अली मूसा गिलानी के विंग्स की बात की जाए तो अली मूसा गिलानी के पास PP 219 के अंदर जो है वो वासिफ मजहर राह उनके उम्मीदवार है, जो कि 2018 में जो है उसके ज़िमनी इंतखाब में वालिद के इंतकाल के बाद तहरीक इंसाफ की टिकट से कामयाब हुए, तो उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद का और अली मूसा गिलानी के पेड़ के अंदर शामिल हो गए। जबकि PP 220 के अंदर राना इकबाल सिराज, इनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया। टिकट अनाउंसमेंट के चंद ही घंटों बाद इकबाल सिराज ने भी जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और अली मूसा गिलानी के साथ PP 220 से वो उनके उम्मीदवार हैं। जबकि मेहर बानो कुरैशी की अगर बात की जाए, वो यकीनी तौर पर आजाद उम्मीदवार है, मगर उन्हें तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। मेहर बानो कुरैशी के साथ एक जो PP 219 है वह दिलेर महार, जो कि महार एक बड़ी बरादरी है, उनको टिकट दी है। जबकि PP 220 के अंदर जावेद हाशमी के दामाद
जाहिद बहार हाशमी को उनकी जानिब से जो अपने पेयर में लिया गया है। जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी की एक अरसा दराज से मुखालफत भी थी और इसी हल्के से वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले लड़ा भी करते थे, मगर ये पहली बार देखने में आया एक अरसा दराज बाद कि जावेद हाशमी और शाह जुनैद, ये बताइएगा कि इन बड़ी सियासी जमातों का कोई अपना भी उम्मीदवार है या सारे ही इम्पोर्टेड हैं? तकरीबन सारे उम्मीदवार जो है वो सूबाई असम्बली पर तो इम्पोर्टेड उम्मीदवार है, जबकि कौमी असम्बली पर जो है कि गफ्फार डोगर साहब मुस्लिम लीग नून की टिकट हाँ, से सूबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब इसी पे तजज़िया लेते हैं जो आपने बातें की हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब। ये सूरत हाल है, इलेक्शन के मौके पर ही इतनी शफलिंग हुई कि उधर से इधर, इधर से उधर, और जनाब उसी से कम्बिनेशन बन के इसको वोटर किस नज़र से देखता है? नहीं, वोटर तो कंफ्यूज है, लेकिन वोटर जो है अब वो नीचे नहीं देख रहा, उसमें सिवाय मज़हर अब्बास राना साहब का जो साहबजादा है, आप ये देखिए कि उसकी अपने इलाके में खासी फुटेज भी है। अच्छा, ये हमारे इस खिते की खासियत है कि हर आदमी अपने ग्रुप की बुनियाद पर, बरादरियों की बुनियाद पर इलेक्शन में आता है। वो तो चलो अपनी जगह पर रह गए, लेकिन ये अजीब सी बात है ना कि जी आप एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, वो छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, और फिर इसे एक कम्बिनेशन बन के इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो वोटर को जो है वो क्या बिरादरियों को वोट डाले? देखिए जी, ये तो अजीब सी बात है ना, पॉलिटिकल पार्टीज किधर गई, उम्मीदवार किधर गए? हम अभी जैसे बात हो रही थी कि हमारे यहाँ इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन होते हैं, उसमें कोई मकसद या उसमें कोई ये नहीं होता, बस ये है कि ठीक है जी, एक जमहूरियत है चूँकि हमने अडॉप्ट की हुई है, लिहाजा हमने उसके साथ ही चलना है। वोटर के पास क्या रद्द अमल हो सकता है अगर वो यहाँ पर किसी, देखें ना, हम कहते हैं कि जी वोटर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसको जो है उसके पास यही मौका है कि वो अपना किरदार अदा करे। वो अपना किरदार किस तरह अदा कर सकता है? सारी अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि किसी भी चीज़ का जो हल है ना जी, वो पार्टिसिपेशन से होता है। इफ़ वोटर विल कीप सिटिंग इनसाइड द हाउस, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वोट नहीं डालेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। आपने जब ये बात की ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इधर उधर से उठा के और जोड़ तोड़ करके वो कैंडिडेट्स बना दिए, यही तो बदनसीबी है हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस की कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस आर वीक एंड इंडिविजुअल्स आर स्ट्रॉन्ग। इलेक्शन में भी यही होता है और हिस्ट्री इस बात की शाहिद है। अब हमारे पास मौका क्या है, जैसे आप फरमा रहे हैं अभी कि हमारे पास किस तरीके से तब्दीली आ सकती है। मेरे ख्याल तब्दीली लाने का बड़ा आसान तरीका है कि हम सब लोग घरों से निकलें। हाँ। हम इसको ईद की तरह ना मनाएं, ईद की तरह आप वोट कास्ट करें। एवरी वोट शुड मैटर एंड वंस यू आर आउट ऑफ योर हाउस आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लें, फिर मार साहब आपसे दोबारा मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद। हम इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। मार साहब ये बताइएगा कि इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि हमने पिछले इलेक्शन में 800 टन कागज़ लिया था, इस दफ़ा 2400 टन कागज़ लेना पड़ गया, मतलब 3 टाइम्स। इलेक्शन की वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, और 2400 टन कागज़ हमने 26 करोड़ बैलेट पेपर छाप दिए, हर हल्के से एवरेज 17 उम्मीदवार। ये इतने उम्मीदवार कहाँ से आ गए, बना क्या? अच्छा, इस हवाले से बताऊं कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 और साथ जो इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक चाहे उम्मीदवार बहुत कम हों, लेकिन आपने जो आबादी के लिहाज से मुकम्मल जो वोटर्स हैं उनकी वो पर्चियाँ, उनके बैलेट पेपर जो है वो छापने हैं। तो मैं बता रहा था 26 करोड़, आपने भी वो 24 से 26 करोड़ की लगभग ये, और 127 मिलियन की हमारे जो वोटर्स हैं, तो इनके लिए ये तमाम, अगर ये कम छापे जाते, किसी एक पोलिंग स्टेशन पर भी बैलेट पेपर या कोई इलेक्शन जो तरसीली मवाद है कम होता, तो पूरा इलेक्शन वो तो खैर हमने पूरा छापना है, ज़रूरत है। लेकिन देखें ना, पिछले इलेक्शन में भी तो यही कुछ था ना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें 17 उम्मीदवार होने की वजह से ज़ाहिर है बैलेट पेपर का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो एवरेज इतने उम्मीदवार हैं, उनके सिंबल राइट है, उनका सिंबल भी है, ये इतने उम्मीदवार ठीक है, आ कहाँ से गए अचानक? क्या मतलब सियासी जमातें भी वही हैं और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी वही है, लेकिन इतने 3 टाइम्स अगर आपका इजाफा, इतने उम्मीदवार, रिकॉर्ड है ये। बिल्कुल रिकॉर्ड है। देखें जैसे लोगों में शऊर पैदा होता जा रहा है। अभी बात हो रही थी बाबर साहब, खालिद साहब, आप भी ये फरमा रहे थे और मैं खुद विलिंग था कि मुझे भी मौका मिला तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि इलेक्शन इतने कॉस्टली हो गए। तो ये वाकई शऊर है, शऊर भी है सर। बात जो है वो ऐसे अकल को लगती नहीं है। अगर शऊर होता तो शायद मंजरनामा कुछ और होता। तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें ये भी हो सकता है ना कि लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी बनती है
क्योंकि बाद में इलेक्शनों हमें का बिठाया जाएगा इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बड़े सवाल थे कि हो सकता है नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने लिस्टें अपना नाम लिखवाया और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, सारे इस वक्त इलेक्शन लड़ नहीं रहे, लेकिन बैलेट पेपर पे उनका नाम है ना, उन्होंने विड्रॉ किए। मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में 21 जो खवातीन हैं वो इसमें उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, बैलेट पेपर्स पे भी उनका नाम है, लेकिन उनमें से एक या दो सिर्फ कंपेन कर रही हैं, बाकी सारे बाकी ये इतने खवातीन माजी के इलेक्शन में भी होती हैं 21 या इस दफा नहीं, इस मरतबा ज़्यादा है। जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि जिस तरह एक कोई कैंडिडेट था, उसके साथ जितने भी लोग होते थे, उसके तायद कुनिंदगान, उसके तजवीज़ कुनिंदगान, और उसके बाद वाले। अच्छा, मैं जरा खुल पे बात कर लेता हूँ उस पर। पीटीआई की वजह से तो नहीं हुआ कि भाई ये पीटीआई का पता नहीं था कि किस कैंडिडेट को इजाज़त मिले इलेक्शन लड़ने की, ना मिले तो ठीक है उन्होंने 10-10 जमा करवा दिए जी, ठीक है। आम रूटीन में आपकी बात की मैं जो है वो बिल्कुल उसको एग्री करता हूँ कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता हैं वो तो कम है, लेकिन जो नारा लगाने वाले हैं कि हम भी हमायत याफ्ता हैं, हर हल्के में एक जो हमायत याफ्ता है 6-7 उन्होंने कहा कि भी अच्छा उनका उम्मीदवार जो है कोई वो नहीं है, अब हम ही होगा तो हम क्लेम करके जो है कोई ना कोई तो इसमें इसलिए रास्ता जिस बनाएंगे। जमात का अब कोई वली वारिस नहीं रहा तो सारे ही कहते हैं कि हम उनके तर्जमान है और हम हमायत याफ्ता हैं। ये वजह भी है कि ज़्यादा तादाद जो है वो उम्मीदवारों की सामने। एक साहब इसी तरह ये रुझान बढ़ता रहा उम्मीदवारों का, तो देखिए बनेगा? मैं एक क्रूड सी मिसाल दूं हाँ। कि सुजुकी 800 सीसी हो या ये पजारो तक, आपके पास 10 सेकंड है जी हाँ। देखिए, Quickly। आप देखिए वो कार हो या पजेरो हो या लैंड क्रूज़र हो, ये सड़कों पर चलने के लिए है, इसके पीछे हल बांध के आप ज़मीनों पर हल नहीं चला सकते। ठीक है, तो ज़रूरत इस बात की है कि खुदारा जो जमहूरी निज़ाम है उसको नाफिज करें। 10 सेकंड आपके पास हैं जी। ये हम जिस तरफ जा रहे हैं सिम्त ठीक है या सिम्त ठीक करनी है? डॉक्टर साहब नहीं, हमें सिर्फ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सिम ठीक नहीं है, ये सिम ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया बार साहब, आपका भी शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, आप सुन रहे हैं इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन, इसको कुछ वक्फे के बाद दोबारा भी जारी रखेंगे नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।